हेलो हेलो हेलो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है नानक बाबा एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 का वन शॉट रिवीजन। वन शॉट में ये पूरा चैप्टर खत्म। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है सेल। चैप्टर का नाम है सेल। ओके, सो व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल. So, the cell is known as the building block of life. Okay, the building block of life. सर बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? बिल्डिंग ब्लॉक का बड़ा सिंपल सा मतलब है। बिल्डिंग ब्लॉक का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है। क्या मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक का? कि ये मान लीजिए एक सेल है। ओके, दिस सेल विल मेक अ ग्रुप ऑफ सेल दैट विल नोन एज टिश्यूज. ओके, दैट विल नोन एज टिश्यूज. Okay, these tissues will make organs. Okay, and this organs will make the organ system. This will make a organ system. So why it is known as the fundamental unit or the basic structure of human life? It is known because एक सेल से ही तो टिश्यू बना, टिश्यू से ही तो ऑर्गन्स बने और ऑर्गन से ही तो ऑर्गन सिस्टम बना. अगर ये नहीं होता, अगर ये एक सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन्स नहीं बनते, और अगर ऑर्गन्स नहीं बनते तो सर ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता? दैट्स व्हाई इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. हमारी ये जो लाइफ है ये क्यों है सर? हमारी ये जो लाइफ है ये क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल है. जैसा आपका जो घर है, घर किससे बना सर? ब्रिक से बना. उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी है इसका जो एक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? दैट इज नोन एज द सेल. सो बिल्डिंग ब्लॉक इज नोन एज द सेल. सो अगर अब आपसे कोई पूछे कि व्हाई इट इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, तो हमारे पास जवाब क्या होगा कि यार सेल से ही तो सारी चीजें बनी. अगर सेल ही नहीं होता तो टिश्यू भी नहीं होता, अगर टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन्स भी नहीं होते, और अगर ऑर्गन्स भी नहीं होते तो सर ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता. करेक्ट है? समझ में आ गया? ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टडी सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, द सेल इंटीरियर. Along with we gonna study how do normal cells grow and divide, the cell division and the cell theory. Very simple chapter, very easy chapter and a very scoring chapter in your biology. आपके periodic exams में, term 1 exams में बहुत ज़्यादा weightage ये रख रहा है. Okay, let's start. So, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Life on Earth did not appear suddenly in its complex modern forms. Okay, evidence suggests that life likely originated billions of years ago in aquatic environments, such as primordial oceans or mineral-rich hydrothermal hot springs. Water provided the necessary solvents, thermal stability, and early organic molecules to interact. सर क्या लिखा हुआ है? आसान भाषा में समझ ले. हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कहाँ पर हुई? हमारी लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पर हुई? हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई वाटर में, पानी में ओरिजिनेट हुई. हमारी लाइफ कहाँ पर ओरिजिनेट हुई? पानी में ओरिजिनेट हुई. इसी के साथ साथ इन स्मॉल वाटर पूल्स, इन स्मॉल वाटर पूल्स, ओके, पानी में हुई एंड इन स्मॉल वाटर पूल्स, along with in hot springs, in hot springs and the bacterias, जो bacterias थे, they were heat loving bacterias. They were what? They were, the bacterias were heat loving. Okay, the bacterias were heat loving. सो ये सब जो मैं फ्लो चार्ट्स बना रहा हूँ ये आपकी नोट मेकिंग में आपको हेल्प करेगा. बाकी एनसीईआरटी इज ऑल्सो फाइन. तो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पे हुई सर? पानी में ओरिजिनेट हुई. ठीक है, कौन से पानी में? स्मॉल वाटर पूल्स में, नॉट इन बिग ओशंस. ओशंस में नहीं हुई, स्मॉल वाटर पूल्स में हुई. ओके, एंड इन हॉट स्प्रिंग्स. जो बैक्टीरिया थे वो हीट लविंग थे, मतलब उनको हीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी. आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया पूगा वैली ऑफ लद्दाख. ओके, पूगा वैली ऑफ लद्दाख. So that is a hot spring, पूगा वैली ऑफ लद्दाख. हॉट स्प्रिंग का क्या मतलब है? आप कभी अगर वाटर पार्क गए हो तो वाटर पार्क में ऐसा मान के चलो गर्म पानी आ रहा है. एक लेम एग्जाम्पल है, कोई ऐसी जगह जहां पर गर्म पानी आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया सर? हॉट स्प्रिंग. क्या बोल दिया सर हमने उसको? हॉट स्प्रिंग. ठीक है, ओके सर, करेक्ट. यही सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर. इसको मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया. ये एक प्रॉपर एनसीईआरटी की भाषा में मैंने आपको समझा दिया. इसके बाद द फंडामेंटल यूनिट, द सेल्स रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट बेसलाइन ऑफ लाइफ. ओके, द पॉइंट नंबर 1, इट इज द बेसलाइन ऑफ लाइफ. मैंने पहली स्लाइड में पढ़ाया था, अगर सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. बिल्कुल करेक्ट है. It is the smallest structural unit capable of performing all life processes independently.
तो जो भी हमारी लाइफ का प्रोसेस है वो सेल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, वो सेल आपका इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के साथ समझे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दिस इज अ सेल, ओके। नाउ व्हाट द एनसीईआरटी इज सेइंग कि सेल सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज रहती है। क्या रहती है? ऑर्गेनेलीज रहती है, एंड ऑर्गेनेलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरी नाइस फंक्शंस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनर्जी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फूड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज रहती है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, सेल इज द बेसलाइन, एंड सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती है। करेक्ट? मेक सेंस? यस सर, मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट अप, इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या काम होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म का काम आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। एनसीईआरटी में एज सच मेंशन नहीं है, आएगा भी नहीं, लेकिन एक बार मुझे अगर आप एनसीईआरटी में बता दोगे तो आपकी तरफ से भी मुझे समझ जाएगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशंस पढ़ ले। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है। एक बार फिर से बोले, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है उसको क्या बोला? यूनी। यूनी का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना है उसको मैंने क्या बोला? यूनिसेलुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर? मल्टी, मल्टी मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो ट्रिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ सेल से बना है वो क्या हुआ सर? आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है? यूनिसेलुलर मतलब सर वन, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन, मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन। ओके 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 ओके। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस मोर देन वन? व्हाट्स द डिफरेंस? जो एक सेल है वो भी सारे फंक्शंस करेगा, यहां पर जो बहुत सारे सेल्स है वो भी सारे फंक्शंस करेंगे। ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से, बहुत सारे सेल्स से, ट्रिलियंस से, नॉट थाउजेंड, नॉट लैक्स, नॉट मिलियंस, बट हमारी बॉडी ट्रिलियंस, बहुत सारे सेल से बनी है। ओके, यूनी का मतलब एक सेल, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा सेल। आसान भाषा में समझ लिया। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिटरी सेल दैट हैंडल्स ऑल लाइफ फंक्शंस ऑटोनोमसली। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यीस्ट एंड अमीबा। मतलब एक ही सेल होगा जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ओके, मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? कंपोज्ड ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल वर्किंग कोऑपरेटली। बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है कोऑपरेटली, मतलब कोऑपरेट कर रहा है, ज्यादा झगड़ा नहीं कर रहे बीच में। ठीक है? एग्जाम्पल प्लांट्स एंड ह्यूमंस। ओके, इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। जो मैंने बिल्कुल आपको पहली स्लाइड में बताया था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम। ये चार चीजें कैसे बनी? जब सेल हुआ। सो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आप क्या लिख कर आओगे? बैक्टीरिया, यीस्ट एंड अमीबा। ओके, मल्टी सेलुलर का प्लांट सेल लिख देना, एनिमल सेल लिख देना, ह्यूमन मीन्स लिख देना। ठीक है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है? ओके, डन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक। अब सर यहाँ पे क्या लिखा है? फिर से आसान भाषा में समझते हैं। यूजिंग एन अर्ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हुक, अब ये जो है रूडिमेंट्री, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो हमने पढ़ा भी नहीं सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हुक examined a thin slice of non-living bottle cork. He observed a network of empty box-like compartments that reminded him of the small rooms cella inhabited by monks in a monastery. Consequently, he coined the term cell. So what he coined the term as cell. What Hooke actually saw were the dead, rigid cell walls of plant tissues. क्या बोला सर? कुछ थोड़ा सा मुश्किल बोला? कुछ नहीं, एक जो ट्री रहता है, ट्री के बाहर एक बार्क होता है। सो ट्री का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बार्क। ओके, बार्क में से हमें कॉर्क मिलता है। ठीक है? कॉर्क मिलता है। ठीक है, अब जब उस कॉर्क के एक स्लाइस को रॉबर्ट हुक ने निकाला तो उनको कंपार्टमेंट्स मिले। क्या मिले? कंपार्टमेंट्स मिले। जब इस कॉर्क के स्लाइस को निकाला तो उनको कंपार्टमेंट्स मिले। व्हाट? कंपार्टमेंट्स। अब ये जो कंपार्टमेंट्स मिले इनको इन्होंने नाम रख दिया सेल्स। क्या नाम रख दिया? सेल्स। या उनको एक रूम लाइक स्ट्रक्चर मिला। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइस ली है तो उनको एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिले, ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मिले। इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम रख दिया सर? इन स्ट्रक्चर्स का नाम रख दिया सेल्स। ओके, करेक्ट। बाकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितना लिखा है मैंने आपको पूरा समझा दिया।
कि एक ट्री रहता है, ट्री का बार्क रहता है, बार्क में से एक आपने कोर्क निकाला, बेसिकली उसी का एक हिस्सा है, उसकी स्लाइस निकाली, स्लाइस को जब हमने माइक्रोस्कोप पर देखा तो हमें कंपार्टमेंट्स दिखे, उस कंपार्टमेंट्स का नाम क्या रख दिया, सेल नाम रख दिया, जैसा कि ये मैंने एक बहुत सुंदर डायग्राम आपके लिए बना दिया है, ठीक है। ये सब जो लिखा हुआ है, इनहेबिटेड बाय मॉन्क्स इन अ मोनेस्ट्री, सो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दैट रिमाइंडेड हिम ऑफ द स्मॉल रूम्स। तो किसकी याद दिलाई, स्मॉल रूम्स की। ये जो कंपार्टमेंट्स है इसने किसकी याद दिलाई, स्मॉल रूम्स की। कौन से स्मॉल रूम्स की, इनहेबिटेड बाय मॉन्क्स इन अ मोनेस्ट्री। तो मॉन्क्स जिन रूम्स में रहते थे मोनेस्ट्री में, उसकी उनको याद मिली, जिसको हम कहते थे सेला। तो दैट्स व्हाई ही पुट द नेम एज सेल्स। कैसे सेल्स थे सर, लिविंग थे, नॉन लिविंग थे, यहाँ पे डेड सेल्स थे। कैसे सेल्स थे सर आपके, डेड सेल्स थे। व्हाट इज रिटन हियर इज सिंप्लीफाइड हियर, ओके। What is written here, it is simplified here, okay, make sense, yes sir, make sense, okay. Next up we will study about evolution of microscopy. evolution पहले सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप होता था, अब सर माइक्रोस्कोप होता क्या है, एक बार हमें वो बताओ। एक ऐसा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप का, अगर आपके स्कूल में लेबोरेटरी है, होगी ही, उस लेबोरेटरी में जाके सर या मैम से पूछना हमें माइक्रोस्कोप दिखाओ। तो माइक्रोस्कोप में एक आई पीस रहता है जिससे आप देखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बेसिकली दिस इज अ लेंस और ये एक स्टेज है। तो स्टेज पे हमने किसी चीज़ को रखा, फॉर एग्जांपल हमने एक ओनियन पील को रखा, अब उसके अंदर हमें उसके सेल्स को देखना है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर हमारी आँख रखेंगे आई पीस पे, स्टेज पर हम वो पील को रखेंगे और हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और हम माइक्रोस्कोप से बेसिकली ऐसे देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, ऐसे तो देख नहीं सकते, हम ऐसे देखेंगे तो हमें वो माइक्रोस्कोप से क्या दिखेगा, सेल्स दिखेंगे, प्लांट सेल हमें उससे दिख जाएंगे, ओके। सो दिस इज बेसिकली माइक्रोस्कोप, आप एक बार इसकी फोटो अच्छे से देख सकते हो। So these instruments utilize visible lights and a series of glass lenses to magnify specimens. So what they use visible lights. वो क्या यूज कर रहे हैं सर, वो visible lights को यूज कर रहे हैं। They are ideal for observing living cells. हम माइक्रोस्कोप का क्यों यूज कर रहे हैं, कि हम लिविंग सेल्स को देख पाए, टिश्यूज को देख पाए, जनरल सेलुलर आउटलाइंस को देख पाए, बट द रिजोल्यूशन फिजिकली लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके। अब यहाँ पर लेंसेज का भी कुछ खेल होता है। There are two types of lenses. This is a convex lens. जो लेंस बेसिकली ऐसी है, ये वाला हिस्सा, this is a convex lens and this is a concave lens. Okay? तो जब मैंने ये वाला हिस्सा बोला, so that is a concave, and जब मैंने ऐसा किया, so that is a convex lens. तो यहाँ पर जनरली कौन सी यूज होती है सर, convex. कौन सी सर, convex lens. So this is a convex lens. तो ये क्या होता है सर, convex lens होती है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये विजिबल लाइट्स को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, विजिबल लाइट्स को यूज करते हैं। एंड सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज, ग्लास लेंसेज कौन से लेंसेज सर, कॉन्वेक्स, कौन से, कॉन्वेक्स लेंस के, टू मैग्नीफाई स्पेसिमेंस। तो चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं, हम लिविंग सेल्स देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, हम टिश्यूज देख सकते हैं, एंड हम जनरल सेलुलर आउटलाइंस को देख सकते हैं, लेकिन इनका रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है। अब इससे बेटर भी कुछ आएगा, कौन सा आएगा, ये तो एक लाइट माइक्रोस्कोप था, दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लेट्स स्टडी एंड लेट्स मेक द फ्लो चार्ट। Instead of light, these system focus highly concentrated beam of electron using electromagnetic lenses. बड़ी बड़ी चीजें हो गई सर। पहले हम क्या यूज करते थे, लाइट का यूज करते थे, किसका यूज करते थे, लाइट का यूज करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लाइट, अब हम लाइट का यूज नहीं कर रहे हैं। These system focus a highly concentrated beam of electrons. So now what we are using, a beam of electrons. What we are using, beam of electrons. Now what are electrons? Electrons अभी अगर मैं समझाने बैठा तो ये पूरा लेक्चर इलेक्ट्रॉन्स में निकल जाएगा, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बस आपको एक डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। कौन सी लेंसेज को यूज कर रहे हैं सर, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेंसेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ये लेंसेज के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ठीक है। क्लियर है, लेंसेज के कारण नहीं, मेरे लिखने में दिक्कत हो गई, मैंने कुछ और बोल दिया, ओके। क्लियर है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन लाइट। सो व्हाई इलेक्ट्रॉन्स वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ, उनका वेवलेंथ कम है और लाइट का वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, जिस कारण से हमें चीजें और ज्यादा अच्छे से दिखती है, हमारी ऑब्जर्वेशन जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलाउ साइंटिस्ट टू विजुअलाइज द इंट्रिकेट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेली एट द नैनोमीटर स्केल। तो
तो जब हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो हम बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव देख पाते हैं। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरो पर्सपेक्टिव सर? हम बहुत सारी चीजों को नहीं देख पाते। अच्छा, लिविंग सेल है, देख लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं तो बीम किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की है। यूज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज कर रहे हैं। तो हम यहां पर सेल ऑर्गेनेलीज को भी देख सकते हैं। तो जब हमें सिर्फ एक सेल को देखना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन जब हमें बहुत इन डेप्थ जाना है, जब हमें बहुत इन डेप्थ पढ़ना है, तो हम क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है तब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आपको एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे डिटेल लेक्चर्स देखोगे, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन जब आपको फटाफट चैप्टर पढ़ना है तो आप वन शॉट देखोगे, सो दिस इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। गुड एग्जांपल? यस सर, अ वेरी गुड एग्जांपल। ओके, the cell boundary, the cell membrane. So what is the meaning of cell membrane? Very simple, very simple. ये एक सेल है और ये सेल के बाहर एक वॉल है। सेल के बाहर एक वॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर के बाहर एक वॉल है, एक दीवार है, उसको क्या बोला? बाउंड्री। अब सर वो दीवार क्यों है? मुझे एग्जांपल दो, वो दीवार क्यों है? रात को घर से चोर ना, बाहर से चोर ना आ जाए। ओके, तो चोर ना आ जाए मतलब सर प्रोटेक्शन के लिए दीवार रखी है। ओके, बारिश हो तो बारिश का पानी अंदर ना आ जाए, एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए। तो आपने अपने घर के बाहर बाउंड्री बनाई। तो बाउंड्री क्यों बनाई? चोरों से बचने के लिए और एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए। उसी हिसाब से एक सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसका मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक आउटर लेयर है। क्या है? एक आउटर लेयर है जो किसी भी सेल को बाहर की कंडीशन से बचाती है। बाहर की दुनिया बड़ी खराब है ना? हमें पता है सर, बाहर की दुनिया तो बड़ी ज्यादा खराब है। तो यहां जो बाहर की दुनिया है उससे सेल को कौन बचा रहे सर? आपका सेल मेम्ब्रेन। कौन बचा रहा है? आपका सेल मेम्ब्रेन बचा रहा है। ठीक है, the cell membrane acts as a dynamic barrier surrounding all living cells, separating the internal cytoplasm from the external environment. तो internal cytoplasm को बचा रहा है external environment से। जो मैंने आपको आसान भाषा में बोला वो थोड़ी सी रिफाइंड भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर है जो सेव कर रही है। क्या कर रही है सर? सेव कर रही है। सेव कर रही है। किसको सेव कर रही है सर? आपका किसको सेव कर रही है? आपके साइटोप्लाज्म को, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। साइटोप्लाज्म क्या होता है? Cytoplasm is a jelly-like structure. It is a jelly-like structure. Okay? Make sense? Yes sir, make sense. कोई दिक्कत की बात नहीं, सब समझ में आ रहा है। Okay? So it is selectively permeable. Selectively permeable का क्या मतलब है? एक बार समझ लेते हैं सर, selectively permeable का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने बोला selectively permeable का क्या मतलब होता है, समझते हैं चीज़ों को। ये एक सेल है। अब ये सेल के बाहर मैंने एक सेल मेम्ब्रेन बनाई। What I made a cell membrane. ओके, सेल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल इसका क्या मतलब है? कुछ चीजें अंदर आ सकती है। जैसे आपका घर है, आपने बोला माई हाउस इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ लोग मेरे घर के अंदर आ सकते हैं लेकिन मैं कुछ लोगों को घर के अंदर नहीं आने दूंगा। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल, कि मैं कुछ चीजों को तो अंदर आने दूंगा लेकिन मैं कुछ चीजों को ब्लॉक कर दूंगा। लेकिन मैं कुछ चीजों को क्या कर दूंगा? ब्लॉक कर दूंगा। तो मैं कुछ चीजों को अंदर आने दूंगा लेकिन मैं कुछ चीजों को ब्लॉक कर दूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल, की ट्रांसपोर्टेशन होगा, बिल्कुल होगा, मतलब कुछ चीजें अंदर आ सकती है लेकिन सब नहीं आ सकती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ चीजें अंदर आ सकती है लेकिन मैं कुछ चीजों को ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। द मेम्ब्रेन इज नॉट अ पैसिव वॉल, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. It actively regulates cellular traffic, allowing vital nutrients like glucose and oxygen and water to enter while retaining essential protein and expelling metabolic waste products. क्या है? कौन कौन सी चीजें अंदर आ सकती है? क्या लिखा हुआ है? सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? इट इज नॉट अ पैसिव वॉल, ये एक पैसिव वॉल नहीं है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजें अंदर आ सकती है और कुछ चीजों को मैं ब्लॉक कर सकता हूं। इट एक्टिवली रेगुलेट सेलुलर ट्रैफिक. सेलुलर ट्रैफिक क्या मतलब होता है सेलुलर ट्रैफिक का? कि बहुत सारी चीजें अंदर नहीं आ सकती, हम ट्रैफिक नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें बाहर भी नहीं जा सकती है। अंदर क्या क्या आ सकता है सर? अंदर आ सकता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अंदर क्या क्या आ सकता है आपका? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो जो मैंने डायग्राम बनाया, अंदर क्या क्या आ सकता है? ग्लूकोज एनर्जी के लिए, ऑक्सीजन, ओके, एंड वाटर टू एंटर. ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके.
वाइल रिटेनिंग एसेंशियल प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स को रिटेन करके रखते हैं। हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, उसी हिसाब से सेल को भी तो थोड़ी बहुत जरूरत है, तो वो भी प्रोटीन को रिटेन करके रख रहा है। एंड एक्सपीलिंग मेटाबॉलिक वेस्ट, और एक्सपील मतलब बाहर कर देता है किसको, मेटाबॉलिक वेस्ट को। क्या कर देता है सर, बाहर कर देता है आपके वेस्ट को। अंदर क्या क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। बाहर क्या क्या कर दिया सर, बाहर आपका मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर कर दिया और प्रोटीन को रिटेन कर लिया। ठीक है, समझ गए, वेरी सिंपल वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अप क्या लिखा है सर, द फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड डायनेमिक मैट्रिक्स। दिस मीन्स थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड है थोड़ा सा। लिपिड बाइलेयर, द कोर इज मेड ऑफ अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। क्या है सर, फॉस्फोलिपिड्स। These molecules have hydrophilic water loving heads। एक बार समझते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स है, क्या है सर, जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है हैव हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, वाटर लविंग हेड्स। इनके जो हेड्स है वो वाटर लविंग है, मतलब वो पानी से प्यार करते हैं। फेसिंग आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग टेल्स। तो जो हेड्स है वो वाटर लविंग है। क्या लिखा है, बहुत सिंपल लिखा है, जो हेड्स है वो वाटर लविंग है तो वो आउटवर्ड्स है। जो टेल्स है, जो पूंछ है, वो क्या है आपकी, वो वाटर फियरिंग है, वो इनवर्ड्स है। ठीक है, वो इनवर्ड्स है। ये रहा सर आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। तो हमने क्या पढ़ा सर, हमने बड़ी सिंपल सी चीज पढ़ी, जो हेड्स है वो आपके वाटर लविंग है। क्या है, वाटर लविंग है। वाटर लविंग का क्या मतलब होता है कि वो पानी से प्यार कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर आउटवर्ड्स, ओके, दे आर वाटर लविंग। तो उनको पानी से तो कोई डर ही नहीं लग रहा, तो वो बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। सर जो टेल्स है, टेल्स इज बेसिकली वाटर फियरिंग, उनको पानी से डर लग रहा है। क्या लग रहा है सर, पानी से डर लग रहा है। यहाँ पर फियरिंग, यहाँ पे एन नहीं आएगा, एंड दिस विल बी इनवर्ड्स, तो वो इनवर्ड्स रहेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि आपका एक फ्लूइड मॉडल है। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब होता है, मैंने समझा दिया। हेड जो है वो वाटर लविंग है एंड आउटवर्ड्स है। जो टेल्स है वो वाटर फियरिंग है, उनको पानी से डर लग रहा है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फ्लोटिंग विद इन और अटैच टू दिस लिपिड बाइलेयर आर वेरियस प्रोटीन। सो बहुत सारे प्रोटीन इससे लगे हुए हैं। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बोल देता हूं, फ्लोटिंग विद इन और अटैच टू दिस लिपिड बाइलेयर आर वेरियस प्रोटीन। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है, ये जो लेयर मैंने आपको बताई जो इनवर्ड और आउटवर्ड है, इससे क्या चिपका हुआ है सर, से प्रोटीन चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है सर, आपका प्रोटीन चिपका हुआ है। ठीक है, दे एक्ट एज गेट कीपर्स। वो कैसा, गेट कीपर, जैसे आपके घर के बाहर या आपकी कॉलोनी में वॉचमैन रहता है ना, वो तो वो देखता है ना कि यार नहीं यार तेरी शक्ल नहीं, यार सर शक्ल पे तो छोड़ो, ये ना मेरे को थोड़ा चोर जैसा दिख रहा है, तो मैं इसको अंदर नहीं जाने दूंगा, मतलब मैं इसको अंदर नहीं जाने दूंगा और मैं इसको अंदर जाने दूंगा। तो हम क्या करते सर, चेकिंग करते, यार बैग में क्या रखा है मुझे बताओ, What is kept in your bag। हम शक्ल पे नहीं जा सकते और कभी किसी की शक्ल पे जाना भी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम उसकी जांच पड़ताल करते हैं। सो बेसिकली दे आर द गेट कीपर्स, चैनल्स एंड पंप्स फॉर द ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर्स फॉर सेल सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चरल एंकर्स। इनका काम क्या है, गेट कीपर्स का है, वो बताते हैं कौन अंदर आ सकता है और कौन अंदर नहीं आ सकता। क्या लिखा हुआ है, रिसेप्टर्स फॉर सेल सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चरल एंकर्स, तो वो स्ट्रक्चरल आपके एंकर्स है। क्या लिखा हुआ है, समझ गए। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंदर नहीं भी आ सकती है, कि बहुत सारी चीज़ों को वो होल्ड करके भी रखता है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, की थोड़ा सा आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है। लिपिड बाइलेयर के बारे में हमने पढ़ लिया। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है, हेड्स जो है वो वाटर लविंग है, मतलब आउटवर्ड्स है, और जो टेल्स है वो वाटर फियरिंग है, जो आपके इनवर्ड्स है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोटीन लगा हुआ है, विच एक्ट्स एज अ गेट कीपर, मतलब कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है। एंड बेसिकली रिसेप्टर्स फॉर सेल सिग्नलिंग, और सेल को सिग्नल्स भी देता है कि मैं इसको अंदर भेज रहा हूं, तो अब आप लोग काम देख लेना। ठीक है, ओके, वेरी करेक्ट। नेक्स्ट अप, द सेल बाउंड्री, द सेल वॉल। नाउ इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक प्लांट है। ओके, सो प्लांट कांट मूव, प्लांट मूव नहीं कर सकता,
तो अगर प्लांट मूव नहीं कर सकता या फिर प्लांट हमारा कहीं जा नहीं सकता तो उसको डील करना पड़ेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। क्या करना पड़ेगा सर? एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ डील करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं है। बट when it comes to the plant, plant can't move, plant को तो वही खड़ा होना है। So what is the meaning of plant cell? Plant cell का क्या मतलब होता है? Plant cell या cell wall? सर cell wall का क्या मतलब होता है? Cell wall plant को rigidity देता है। Cell wall क्या कर रहा है? Cell wall, the very first thing, it gives rigidity to the plant. It gives rigidity to the plant. Okay, it gives rigidity to the plant, which means cell wall होने के कारण प्लांट स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, प्लांट तो बेचारा वही रहेगा। तो प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट या प्लांट की मदद कौन कर रहा है सर? सेल वॉल कर रहा है। कौन कर रहा है सर? आपका सेल वॉल कर रहा है। तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और आपका सेल वॉल भी है, जो प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है। पूरा समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया। Unlike the universal cell membrane, the cell wall is an additional outer layer found exclusively in plants. सिर्फ plants में पाई जाती है। Fungi, algae and most bacteria. It sits entirely outside the plasma membrane. तो जैसे for example this is a plasma membrane, तो उसके बाहर आपकी क्या है? आपकी एक cell wall है। क्या है? आपकी cell wall है। Okay, composition in plant, the cell wall is primarily composed of cellulose, a tough fibrous that provides immense structural strength. अब ये क्या लिखा हुआ है इसका मैं गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता, इसलिए मैं चुप हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप। Okay, so functions and turgor pressure. The primary role of the cell wall is to provide rigidity and maintain the shape of the cell. Okay, तो वो सेल को शेप मेंटेन करके रख रहा है। The very first thing, it gives the structural support. What is gives, sir? It gives the structural support. It gives the structural support. Okay, so plant जो still है, वो still क्यों है? क्योंकि एक cell wall है। क्यों still है सर? क्योंकि एक cell wall है। ठीक है। When a plant cell absorbs water, internal osmotic pressure increases. The rigidity of wall exerts an opposing wall pressure, preventing the cell from swelling to the point of bursting. अब ये जो लिखा हुआ है, this is the basically somewhat the process of osmosis. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हमारा काम के आसान भाषा में पढ़ना है सर, आसान भाषा में पढ़ना है। ठीक है, जब कोई प्लांट सेल एब्जॉर्ब करता है पानी को, ठीक है, जब भी कोई प्लांट सेल है उसने पानी को एब्जॉर्ब किया, इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो इंटरनल प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ गया सर। ओके, द रिजिड सेल वॉल एक्सर्ट्स एन अपोजिंग वॉल प्रेशर, तो उसने एक अपोजिंग प्रेशर ला दिया। यहां से प्रेशर बढ़ रहा है, एक अपोजिंग प्रेशर ला दिया, प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम स्वेलिंग। तो हमें यहां पर ध्यान क्या रखना है? इतना सब लिखा हुआ है ना, यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है, इट ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्वेलिंग। वो उसको स्वेलिंग से भी क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? वो स्वेलिंग से भी बचाता है। किसको बचाता है सर? आपके प्लांट सेल को बचाता है। ओके, सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल और क्या क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के साथ साथ बाहर के एनवायरमेंट से बचा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड सेल वॉल को स्वेलिंग से भी बचाता है, क्योंकि वो एक अपोजिंग प्रेशर ला देता है। क्या ला देता है? एक अपोजिंग प्रेशर ला देता है। ठीक है, ओके, मेक सेंस? यस सर, मेक सेंस। Cellular transport membrane dynamics, passive transport, diffusion versus osmosis. Okay, now what is the meaning of diffusion and what is the meaning of osmosis? Cell must constantly move material across their boundaries. जरूरी है सेल को अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है या हमारी बॉडी को अच्छे से काम करना है, तो सेल मस्ट कॉन्स्टेंटली मूव मटेरियल अक्रॉस देयर बाउंड्रीज। मतलब अपनी बाउंड्रीज के प्रति उसको क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। When this occurs without any energy expenditure, it is called passive transport. तो जब भी कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, जब भी, एक बार फिर से बोलेंगे, जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लेकिन एनर्जी का यूज नहीं कर रहे, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? दिस इज द नेट
रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये एक रैंडम मूवमेंट है, मतलब मूव कर रहे हैं। रैंडम और प्लान्ड का क्या मतलब होता है? रैंडम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, भाई चल घूमने चल रहे, ठीक है चलो घूमने चलते, दिस इज रैंडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान्ड? यार ये वाली मूवी लग रही है, काम करेंगे 10 तारीख को ये वाली मूवी देख कर आएंगे, दिस इज बेसिकली प्लानिंग। अ वेरी लेमैन एग्जांपल, बट दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लानिंग एंड रैंडम। solute or gases from an area of higher concentration to an area of lower concentration। diffusion का क्या मतलब होता है? जब ट्रांसपोर्टेशन हो हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। मतलब किसी एक जगह अगर सामान बहुत ज्यादा है और किसी एक जगह अगर सामान बहुत कम है, तो जहां सामान ज्यादा है दैट इज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, जहां सामान कम है दैट इज लोअर कंसेंट्रेशन। तो जब यहां से सामान यहां जाएगा, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। और ये किन सब केसेस में हो सकता है? सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैसेस में हो सकता है, ठीक है। यहां पे सामान ज्यादा है, यहां पे सामान कम है, दिस इज व्हाट, यहां पे सामान ज्यादा है और यहां पे सामान कम है, दिस इज व्हाट। इसको मैंने क्या बोला सर? सामान ज्यादा है, यहां पे आपका सामान कम है, ओके। मैंने क्या बोला? यहां पर आपका सामान ज्यादा है और यहां पर आपका जो सामान है वो कम है। यहां पर लिक्विड ज्यादा है, यहां पर लिक्विड कम है, दिस इज हाई कंसेंट्रेशन, दिस इज लो कंसेंट्रेशन। तो जब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में कोई चीज जाए उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोला? हाई कंसेंट्रेशन से जब कोई चीज लो कंसेंट्रेशन में जाती है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब बता दिया, लो कंसेंट्रेशन का मतलब बता दिया, ठीक है, ओके ओके। इट कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये कब तक चलता है? जब तक मॉलिक्यूल्स आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50 और यहां पर भी 50, तो ये कब तक काम करेगा? जब तक दोनों 50-50 ना हो जाए। तो 50-50 क्या होता है? 100 हो गया, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड लीविंग अ सेल और ऑक्सीजन एंटरिंग इट। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जा रहा है। क्या जा रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है हाइयर कंसेंट्रेशन से, हमारे अंदर ऑक्सीजन कम है, तो हाइयर कंसेंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कंसेंट्रेशन पे जा रहा है, ठीक है, ओके सर, वेरी नाइस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लो यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी ज्यादा है और यहां पर पानी कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हाइयर कंसेंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हाइयर कंसेंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ लोअर कंसेंट्रेशन, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? लोअर कंसेंट्रेशन, ओके। तो जब पानी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाए, कंसेंट्रेशन, यस, जब पानी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाए, तो इसको मैंने क्या बोला सर? ऑस्मोसिस बोला। क्या बोला सर? मैंने ऑस्मोसिस बोला। कब तक जाएगा सर पानी? जब तक इक्वल ना हो जाए। कब तक जाएगा पानी? जब तक चीजें इक्वल ना हो जाए, ओके। तो जब पानी हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाएगा, कब तक? जब तक वो इक्वल ना हो जाए, उसको मैंने क्या बोला सर? ऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने? ऑस्मोसिस। A specialized subtype of diffusion. Osmosis is specifically the movement of water molecule across a selectively permeable membrane. Water moves from a region of low solute concentration, high water concentration, to a region of high solute concentration, low water. तो अगर आप ये high solute का confusion है दिमाग में, उसको छोड़ दो, high solute वगैरह सब भूल जाओ, low solute सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो, high water concentration to low water concentration, ठीक है। हाई वाटर कंसेंट्रेशन का क्या मतलब? ज्यादा पानी है। लो वाटर कंसेंट्रेशन का मतलब कम पानी है। तो जब ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, ओके। सो डिफ्यूजन क्लियर है, ऑस्मोसिस क्लियर है। डिफ्यूजन लिक्विड का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। ऑस्मोसिस सिर्फ पानी का होता है। किसका होता है सर? पानी का होता है, ठीक है। टॉन्टिसिटी का क्या मतलब होता है? टॉन्टिसिटी रेफर्स टू द केपेबिलिटी ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन to modify the volume of a cell by altering its water content via osmosis, okay. This behavior is easily demonstrated by placing living tissue like potato slices into various water environment. सर क्या लिखा है? टॉन्टिसिटी एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल टॉन्टिसिटी का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर सॉल्यूशन है to modify the volume of a cell by altering its water concentration, water content. तो जब बेसिकली जब सेल के अंदर पानी आ जाए
तो कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉन्टिसिटी। और ये पानी वाला प्रोसेस क्या होता है सर? ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी सिंपल। ओके, द ग्रेट डिवाइड, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। ओके, सो सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? अब हम आ गए अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर? हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? फटाफट से देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, सो प्रो प्लस कैरियन, ओके ठीक है, अभी समझते हैं। These are primitive, simpler and generally much smaller cell. पहले इसका वो समझो कि हमने ऑब्जर्व क्या किया। These are primitive, simpler and generally much smaller cell, मतलब छोटे छोटे सेल हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो एक लाइन में क्या है सर? थोड़े छोटे छोटे सेल से, ठीक है। जेनेटिक आर्किटेक्चर, they completely lack a well defined membrane bound nucleus. So the very first point which we have to conclude is that they do not have a membrane bound nucleus. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अब सर न्यूक्लियस का क्या काम होता है? न्यूक्लियस इज द वर्किंग सिस्टम, जो भी मेन वर्किंग है किसी भी सेल के अंदर की वो कौन कर रहा है? आपका न्यूक्लियस कर रहा है। कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। ओके, Instead, their genetic material consists of a single circular strand of DNA that floats freely in an irregular cytoplasm region called the nucleoid. तो यहाँ पे क्या लिखा है? They do not have the very first and the very simple thing which you have to write in your examination. They do not have a membrane bound nucleus. उनके पास एक membrane bound nucleus नहीं है, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ये नहीं लिख के आओगे, बाकी सारी चीजें लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। पहली चीज, दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो इनका जो भी फंक्शनिंग है वो कहां प्लेस हो रहा है सर? वो न्यूक्लियोइड में प्लेस हो रहा है। कहां पे हो रहा है सर? आपका वो काम न्यूक्लियोइड में हो रहा है। ठीक है, तो जो भी काम है वो कहां पे हो रहा है? जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। सेलुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट फ्लोट्स फ्रीली इन एन इररेगुलर साइटोप्लाज्मिक रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो ये सब जो भी काम है, जो डीएनए है, जो डीएनए एक इररेगुलर शेप में घूम रहा है, वो साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, और वो कहां है सर? आपका न्यूक्लियोइड में है। कहां पे है सर? वो आपका न्यूक्लियोइड में है। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, एंड जो फंक्शनिंग है वो न्यूक्लियोइड है। मैं एक चीज बिल्कुल स्पेसिफाई कर देता हूं, आई एम हियर नॉट टू रीड द एनसीईआरटी, आई एम हियर टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। तो ऐसा लग सकता है कि यार सर कुछ चीज़ें तो बीच बीच में छोड़ रहे हैं, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वन शॉट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस। ओके, फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई हैव क्रिएटेड एवरी लेक्चर। ये सब मैंने बहुत आराम से लेक्चर्स में समझाया है, ठीक है, और अभी भी आराम से समझा रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट अप सर, नेक्स्ट अप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। Prokaryotes contain no membrane-bound internal compartments organelles. Cellular metabolic process happens out in the open cytoplasm. क्या लिखा है? Prokaryotic contain no membrane-bound internal compartments. मतलब क्या सर? उनके पास organelles नहीं होती है। They do not have organelles. Cellular metabolic process happens out in the open cytoplasm. तो जो ओपन साइटोप्लाज्म है वहीं पे आपका जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बेसिकली एनर्जी को ब्रेक डाउन करना हम कहते हैं सर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलीज, उनके पास सर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेलीज along with जो भी काम होता है वो कहां पे हो रहा है? इन द ओपन साइटोप्लाज्म, इन द ओपन साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। ट्रू कैरियन मतलब दीज आर कॉम्प्लेक्स हाईली इवॉल्व्ड सेल दैट कैन बी 10 to 100 टाइम्स लार्जर देन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा था, प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है? 10 to 100 टाइम्स लार्जर, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है। कौन सा सेल सर? आपका यूकैरियोटिक सेल। ओके ओके, एग्जाम्पल आपका जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंजाई है, एंड आपके प्रोटिस्ट्स हैं।
जेनेटिक आर्किटेक्चर क्या है? दे पोजेस हाईली सिक्योर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं थी, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस है तो सेल ऑर्गेनेलिस भी होगी, बिल्कुल है. न्यूक्लियस है तो सर एक मेम्ब्रेन भी होगा, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं सर? सेल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं सर हम उसको? सेल मेम्ब्रेन, या फिर सर हम उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन तो सर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था सर, वो प्रोटेक्ट करती थी. ठीक है, ओके सर, ओके. So what we are studying here, we are studying that जो genetic architecture है, they have a nucleus and along with nucleus they have a nuclear membrane too. इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है. So the very big difference, उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास न्यूक्लियस है. उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास न्यूक्लियस है. ओके, नेक्स्ट अप. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट्स आर हेविली कंपार्टमेंटाइज्ड. मतलब सर इतना बड़ा शब्द है. दे कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस. तो सर इनके पास आपके ऑर्गेनेलिस भी होते हैं. एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट स्लाइड वी गोना स्टडी अबाउट द ऑर्गेनेलिस. फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट स्लाइड वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनेलिस. हम ऑर्गेनेलिस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, दैट फंक्शन लाइक टाइनी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स इनसाइड अ कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ठीक है, समझ गए. इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. ओके ओके. द कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस. अब ये पढ़ने के पहले एक चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. सेल ऑर्गेनेलिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस? देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो. सेल ऑर्गेनेलिस का क्या मतलब होता है? अपने स्कूल को एक बार याद करो. ठीक है, स्कूल को याद करो, स्कूल में ही हो. तो स्कूल में अलग अलग लोग रहते हैं. जैसे आपका प्रिंसिपल है, ओके सर. टीचर्स हैं, ओके. टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंटल टीचर्स होंगे, एचओडीज होंगे. फिजिक्स का टीचर होगा, मैथ्स का टीचर होगा, साइंस का टीचर होगा. एंड यहाँ पर हमारा वाइस प्रिंसिपल है, ओके. एंड यहाँ पर जाके फिर आपके एचओडीज हैं. एंड द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, स्कूल किससे बना? स्टूडेंट से बना ना. तो आप लोग हो, स्टूडेंट्स है यहाँ पे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक स्कूल कब चलेगा? जब उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अच्छे से काम करेंगे. प्रिंसिपल का क्या काम होता है? शायद जो आपने डिसिप्लिन बनाया, जो स्कूल का लॉ एंड ऑर्डर है, वो कौन कर रहा है? आपका सर प्रिंसिपल कर रहा है. टीचर्स का क्या काम है? पढ़ाना काम है. एचओडीज का क्या काम है? टीचर्स के ऊपर देखना एज वेल एज पढ़ाना. ठीक है सर. वाइस प्रिंसिपल का क्या काम है? अगर प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल की जगह पे जाके बैठेगा, लेकिन अपना स्पेसिफिक काम है. स्टूडेंट्स का काम क्या है? पढ़ाई करना. तो अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो शायद स्कूल की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी. बिल्कुल बिगड़ जाएगी ना. उसी हिसाब से एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं और हर एक ऑर्गेनेली अपना काम कर रहा है. अगर वो काम नहीं करेगा तो सेल अच्छे से नहीं चल पाएगा. तो जैसे एक सेल है, एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, उनका एक काम है और उस काम से चीजें अच्छी बनी. एग्जाम्पल के साथ, एक स्कूल है, स्कूल कैसे अच्छा बना? जब उसमें प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वाइस प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स है, एचओडीज है. उसी हिसाब से एक सेल है, उस सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज है. इससे बेटर एग्जाम्पल क्या पता कोई दे दे. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सर. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द न्यूक्लियस. बहुत कुछ लिखा हुआ है, आसान भाषा में समझते हैं. The nucleus acts as the master command center of the eukaryotic cell. अब यूकैरियोटिक सेल क्या है जिसमें न्यूक्लियस है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं है. यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस नहीं है. हाउसिंग द जेनेटिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. सर काम क्या क्या एक बार फटाफट से देख लेते हैं. द कमांड सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल कमांड दे रहा है. कोई आर्मी वाली पिक्चर देखिए, बॉर्डर 2 देखिए, कमांड दे रहा है, जवान ये काम करेगा, काम कर. दिस इज द मीनिंग कि हम वो काम कर रहे हैं. तो न्यूक्लियस क्या है सर? आपका कमांड सेंटर है. मतलब वो कमांड कर रहा है किसको? जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज है उनको. हाउसिंग द जेनेटिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. तो वो ऑपरेशंस को क्या कर रहा है? जेनेटिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. कैसे इंस्ट्रक्शंस? ग्रोथ के इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ग्रोथ के इंस्ट्रक्शंस. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनर्जी को ब्रेक डाउन करना. एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. काम क्या है सर? जवान खड़ा हुआ है और बोल रहा है, कमांड कर रहा है. क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है.
यूकैरियोटिक सेल को जेनेटिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस। किस किस चीज के इंस्ट्रक्शन? रिप्रोडक्शन का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेटाबॉलिज्म का और आपके ग्रोथ का। ठीक है, ये तीन चीजें। ओके, द न्यूक्लियर बाउंड्री, काटा नहीं है वो, थोड़ा सा हुआ नहीं मेरे से। ठीक है, द न्यूक्लियर बाउंड्री, द न्यूक्लियस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से कैसे डिफरेंशिएटेड है? क्योंकि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं मैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म मैंने वाटर जैसा नहीं बना, मुझे जेली लाइक सब्सटेंस समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तो यहाँ पर एक बाउंड्री है, एक वॉल है, तो इस वॉल से क्या हो रहा है, एक मेम्ब्रेन है जो एक डिफरेंशिएट पैदा कर रही है कि भाई साइटोप्लाज्म तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, न्यूक्लियस ने क्या बोला? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, बाय अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसको हमने, इस वॉल को हमने क्या बोला? हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला हमने इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर? दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज परफोरेटेड, मेरे को लगा परफॉर्म लिखा है, परफोरेटेड विथ माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर पोर्स which acts as security checkpoints to control the transport of macromolecules such as RNA and proteins। तो सर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, एक बार फिर से पढ़ो। परफोरेटेड, परफॉर्म्ड मत पढ़ना, मैंने भी गलत पढ़ लिया था। परफोरेटेड विथ माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर पोर्स, यहां पे क्या है? माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स का क्या मतलब है? कुछ चीजों को अंदर आने दे रहा है, कुछ चीजें बाहर। तो चीजें अंदर बाहर कहां से होती है? पोर्स से होती है। किससे होती है सर? पोर्स से होती है। Which acts as security checkpoint। सिक्योरिटी चेकपॉइंट का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया था सिक्योरिटी चेकपॉइंट का क्या मतलब है। एक वॉचमैन बैठा हुआ है, उसने चेक किया कि आप अंदर जा सकते हो या आप अंदर नहीं जा सकते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ चेक पॉइंट। यहां पे कौन कर रहा है सर? आपका यहां पर आपका चेक पॉइंट्स, माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर पोर्स। कौन कर रहे हैं? आपके माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियर पोर्स टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। वो कंट्रोल कर रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा लार्जर स्केल, माइक्रो का मतलब होता है छोटा स्केल, मैक्रो मतलब बड़ा स्केल। तो भाई जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनके ट्रांसपोर्ट को देख रहा है। पहली चीज सच एज आरएनए एंड प्रोटीन्स। सो आरएनए प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट को देख रहा है आपका न्यूक्लियस। ओके, इसका काम क्या है? कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना। अबाउट व्हाट? अबाउट आपके ग्रोथ के, मेटाबॉलिज्म के एंड रिप्रोडक्शन के। न्यूक्लियर बाउंड्री है जो उसको साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा अलग करती है, उसको हमने क्या बोला सर? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला। इसी के साथ साथ इसमें एक अरे यार मैं गलत मुड़ गया। ओके, हाँ, न्यूक्लियर पोर्स है। क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियर पोर्स है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ये एक्ट करते हैं एज ए सिक्योरिटी चेक पॉइंट। सिक्योरिटी चेक पॉइंट का क्या मतलब है? कुछ चीजें अंदर आ सकती है, कुछ चीजें बाहर जा सकती है, लेकिन जो चीज मुझे खराब करेगी वो मेरे अंदर नहीं जाएगी। ओके, नेक्स्ट अप, द स्टेट्स ऑफ डीएनए। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए? बड़ी सिंपल सी बात है। डीएनए बेसिकली आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है आपका? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, जेनेटिक मतलब जो ऊपर वाली जनरेशन है उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। अब अगर मेरा डीएनए स्कैटर्ड है या एक नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में है, वो होगा क्रोमैटिन। क्या होगा? अगर मेरा डीएनए स्कैटर्ड है, क्या है? स्कैटर्ड या फिर नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, तो वो क्या होगा सर? वो होगा मेरा, क्या होगा? क्रोमैटिन। नॉन सिंक्रोनाइज्ड मतलब स्कैटर्ड है, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज क्रोमैटिन। और अगर मेरा डीएनए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, अगर मेरा डीएनए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो वो होगा मेरा क्रोमोसोम। क्या होगा? वो मेरा क्रोमोसोम। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। करेक्ट? व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो होगा क्रोमोसोम, और अगर वो एक नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है तो वो क्या होगा सर? आपका क्रोमैटिन। क्या होगा? क्रोमैटिन। Okay, inside the nucleus, the cell's genetic blueprint changes structural reform depending on the cell life cycle phases. क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं सर। chromatin and chromosome. When a cell is resting and conducting normal everyday activities, non dividing, जब सेल अपना आराम कर रहा है, कोई ज्यादा काम नहीं कर रहा, बेसिकली जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, its DNA exists as an uncoiled
entangled mass of loose thread like fibers wrapped around the protective proteins। जो मैंने बोला, जब डीएनए आपका आराम कर रहा है, सॉरी डीएनए नहीं, जब आपका सेल आराम कर रहा है, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, तो जो उसका डीएनए है वो क्या होगा, वो थोड़ा स्कैटर्ड होगा, वो आराम कर रहा है उसको, क्योंकि अभी कोई काम नहीं करना। जब आपको कोई काम नहीं करना है या मुझे कोई काम नहीं करना, हम आराम से रहते हैं ना, वी आर बेसिकली फ्री। तो यहां पर वो फ्री है और उसको अच्छी भाषा में क्या बोल दिया सर, अनकॉइल्ड। अनकॉइल्ड मतलब बंधा हुआ नहीं है। इंटैंगल्ड मास ऑफ लूज, लूज है बेसिकली, होना ऐसा था लेकिन सर लूज है। जैसे आपने कभी कोई थ्रेड को देखना, थ्रेड ना ऐसे 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 करके देखना, तो दैट इज अ क्रोमोसोम। जब आपने उसको खोल दिया सो दैट इज अ क्रोमैटिन, ठीक है, ओके। एंड मास ऑफ लूज थ्रेड लाइक फाइबर्स रैप्ड अराउंड अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन। ओके तो मैंने इसको क्या किया है सर, रैप किया है अराउंड अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ठीक है। दिस लूज स्ट्रक्चर मेक्स द जीन्स एक्सेसिबल फॉर रीडिंग। तो इस कारण से क्या होता है, हम जीन्स को रीड कर पाते हैं। सो अगर क्रोमैटिन है तो हम जीन्स को अच्छे से रीड कर पाएंगे, यस और नो, यस कर पाएंगे, ठीक है। Okay, now what is the meaning of chromosome? So when a cell prepares to divide, this loose chromatin tightly condense and coils up into highly organized। अब सेल ने बोला अब मुझे काम करना है, अब मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे डिवाइड करना है। तो अब क्या होगा, अब जो क्रोमैटिन है वो अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आएगा, एक कॉइल्ड फॉर्म में ले आएगा। तो जब क्रोमैटिन आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बना, उसको मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम। क्या बोला मैंने उसको, क्रोमोसोम बोला, ठीक है। जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करे कि भाई अब तो मैं डिवाइड करने के लिए तैयार हूं, तो वो जो लूज क्रोमैटिन है टाइटली कंडेंस एंड कॉइल्स अप इनटू हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, क्या कर लेता है, ऑर्गेनाइज कर लेता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दिस पैकेजिंग इंश्योर्स दैट डीएनए स्प्लिट्स क्लीनली विदाउट टैंजलिंग और टीयरिंग, ठीक है, क्लियर है। तो एक भाषा, सिंपल भाषा में, अगर डीएनए मेरा अनस्ट्रक्चर्ड है या नॉन स्ट्रक्चर्ड है, उसको मैं बोलूंगा आपका क्रोमैटिन। क्या बोलूंगा, क्रोमैटिन। और अगर मेरा डीएनए स्ट्रक्चर्ड है, कॉइल्ड अप्स है, उसको मैं बोलूंगा क्रोमोसोम। तो जब क्रोमैटिन को ये पता चल जाए या जब सेल को पता लग जाए कि अब मुझे काम करना है, मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे काम करना है, अब मुझे अपने आप को डिवाइड करना है, तो जो अनकॉइल्ड है, जो अनफोल्डेड है, क्या है, क्रोमैटिन है, वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लिखी थी मैंने, आसान भाषा में यहाँ पे सब कुछ आपको समझा दिया, ओके, करेक्ट। न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ओके। नेक्स्ट अप जीन्स। These are localized, highly specific functional segments of DNA molecules. Each gene carries the precise code needed to manufacture a specific protein. तो जीन के पास क्या है, जीन के पास एक कोड है, एक कोड है, उस कोड से वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। जीन के पास क्या है, कुछ कोड्स है जिससे वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है, which dictates physical traits and hereditary characteristic passed from parents to offsprings। तो हमारा हम कैसे है, ये हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ये बायोलॉजी की भाषा में इसको क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जीन्स कहते हैं, ओके। नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच डिक्टेट्स फिजिकल ट्रेट्स। वो क्या डिक्टेट कर रहा है, फिजिकल ट्रेट्स। जैसे हम कहते हैं ना, यार आपकी हाइट बहुत लंबी, शायद आपके फादर की भी हाइट बहुत लंबी होगी, ओके। सो दिस इज अ फिजिकल ट्रेट। आपकी आंखें आपकी मदर जैसी दिखती है, so this is a physical trait, okay, and hereditary characteristics। we often say this, height अगर बड़ी है तो पापा की हाइट बड़ी होगी, आंखें बिल्कुल मम्मी की जैसी है, नाक बिल्कुल पापा के जैसा है ना, अरे तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखते हो। क्यों दिखते हो, क्योंकि बायोलॉजी में सर जीन्स है। क्या है सर, आपके जीन्स है, ठीक है। पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में होता है, ओके। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, हम, ओके। नेक्स्ट अप, ओके। To keep cell alive, multiple organelles coordinate their workflows. This pathway is frequently compared to an industrial assembly line। तो जैसे एक इंडस्ट्री में या जैसे एक स्कूल में अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, अलग अलग काम कर रही है, वैसे ही आपके एक सेल में सेल ऑर्गेनेलीज रहती है जो आपके अलग अलग काम कर रही है। Now what is endoplasmic reticulum? The ear is a vast interconnected network of fluid-filled membranous tubulus and sacs that branches directly off the nuclear envelope, serving as a primary synthesis and intracellular transport network। बड़ी मुश्किल भाषा लिखी है सर, कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। इट इज बेसिकली अ नेटवर्क। ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क। और इस नेटवर्क से क्या होता है,
इंट्रासेलुलर क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेटवर्क का क्या मतलब होता है, अगर आपने 4th 5th क्लास में या अभी भी अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो नेटवर्क का क्या मतलब होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जोड़ दे, जो दूसरी जगह से तीसरी जगह जोड़ दे, जो तीसरी जगह से चौथी जगह जोड़ दे, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क। तो ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो इंट्रासेलुलर है और वो चीजों को जोड़ता है। क्या कर रहा है सर, वो चीजों को जोड़ रहा है, नहीं सर, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। Interconnected network of fluid filled membranous tubules and sacs that branches directly off the nucleus envelope, serving as a primary synthesis and intracellular transport network। तो ये जो भी लिखा हुआ है NCERT a bit easier language, ओके, ये थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आसान भाषा में भी समझ लिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही सर। ओके, नेक्स्ट अप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब होता है, रफ का क्या मतलब होता है, रफ का मतलब सर थोड़ा ऐसे छूने में ना अच्छा सा नहीं लगता, दैट इज द मीनिंग ऑफ रफ। स्मूथ का मतलब बढ़िया सर, स्मूथ है। ओके, नेम्ड रफ बिकॉज इट्स आउटर सर्फेस इज हेविली स्टन्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स। ये तो समझ गया सर, रफ क्यों है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों है, क्योंकि जो उसका सरफेस है उसके सरफेस में बहुत सारे राइबोसोम्स है, तो वो रफ बन गया। क्या बन गया, रफ बन गया। एज दिस अटैच राइबोसोम मैन्युफैक्चर प्रोटीन। अब ये राइबोसोम का काम क्या है, वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। क्या काम कर रहा है सर, मैन्युफैक्चर कर रहा है। किसको, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहा है। The protein fold inside the rough endoplasmic reticulum where they are chemically modified and prepared for transport. And they are prepared for what? They are prepared for the transport. ये तो बहुत आसान भाषा में लिखा है, थैंक यू सो मच सर। ये क्या लिखा हुआ है, जो नेम्ड है रफ क्योंकि उसके सरफेस पे बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा राइबोसोम्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज दिस अटैच राइबोसोम मैन्युफैक्चर प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग होगी ना कोई चीज कहीं ना कहीं तो बनती है। जैसे आपकी कॉपी है, कहीं ना कहीं तो बन के ही आ रही है ना। उसी हिसाब से जो प्रोटीन्स है वो मैन्युफैक्चर कहां पे हो रहे सर, आपके राइबोसोम्स। आपको क्या कर रहा है सर, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। द प्रोटीन्स फोल्ड इनसाइड। अब प्रोटीन्स वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहे सर, फोल्ड हो रहे, वेयर दे आर केमिकली मॉडिफाइड। अब वो केमिकली मॉडिफाई हो रहे, बन गए लेकिन अब मॉडिफाई हो रहे। मॉडिफाई करना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। अब भाई वो ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो गए। तो रफ क्यों है, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स है। राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसको फोल्ड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसी के साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने बिना देखे बोल लिया तो आप तो फिर मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट अप, ये तो इमेज है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीटली लैक्स अटैच राइबोसोम। अब ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगा। ओ, ये क्या हो गया, ओके, गिविंग इट अ कंप्लीटली स्मूथ अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशलाइज इन सिंथेसाइजिंग फैट्स, लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। ओके, सिंथेसाइज कर रहा है मतलब बना रहा है। क्या बना रहा है, आपके फैट्स को बना रहा है, लिपिड्स को बना रहा है एंड आपके स्टीरॉइड्स को बना रहा है। ये सब चीजें बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के लिए काम आती है। प्रोटीन है, लिपिड्स है, फैट्स है, ठीक है, बट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इट्स समवॉट द प्रोटीन। ओके ओके, while also playing a major role in detoxifying harmful chemicals। डिटॉक्सीफाई का क्या मतलब होता है, डिटॉक्सीफाई का मतलब फिल्टर आउट कर देना जो भी केमिकल है। जैसे मान लो हमारे अंदर 99%, ये मैंने 19 क्यों लिख दिया, मान लो 99% हमारे पास गुड हैबिट्स है और 1% हमारे पास बैड हैबिट्स है। तो जब मैं बोल रहा हूं इस 1% को डिटॉक्सीफाई करो, इसका क्या मतलब है, इस 1% हैबिट को हटाओ। उसी हिसाब से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है सर, उसका बड़ा सिंपल सा काम है, while also playing a major role in detoxifying harmful chemicals। मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको फिल्टर आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है। ओके, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ड्रग्स। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है आपके, बेसिकली जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ड्रग्स है, उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, वेस्ट को बाहर कर रहा है। तो सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझा दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से समझा दिया, समझ में आ गया होगा। आ गया है ना, प्लीज ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकली इन द लिवर सेल्स। ओके, नेक्स्ट अप गोल्गी अपैरेटस। सर गोल्गी अपैरेटस क्या है, पढ़ना है।
एक्टिंग एज ए सेलुलर शिपिंग एंड हैंडलिंग सेंटर। तो इसका काम क्या, शिपिंग करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, एंड हैंडलिंग सेंटर मतलब कोई भी सामान आएगा तो उसको हैंडल कौन कर रहा है सर, आपका गोल्गी अपैरेटस। क्या कर रहा है सर, आपका गोल्गी अपैरेटस। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फोटो लगी, आई एम वेरी सॉरी। द गोल्गी apparatus consists of stacks of flattened membrane bound sacs. It receives transport vesicles filled with crude proteins and lipids from the endoplasmic reticulum. ये क्या कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन गया, मैन्युफैक्चर हो गया। अब मैन्युफैक्चर हो गया, खाना बन चुका है, प्रोटीन आपका बेसिकली बन चुका है। इट रिसीव ट्रांसपोर्ट वेसिकल फिल्ड विथ क्रूड प्रोटीन्स। तो वो रिसीव कर रहा है किसको सर, आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को। इट इज सर रिसीविंग व्हाट, इट इज रिसीविंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये रिसीव करने का काम किसका है, जो प्रोटीन हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, जो प्रोटीन हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था, उसको रिसीव कौन कर रहा है, आपका गोल्जी अपैरेटस। कौन कर रहा है, आपका गोल्जी अपैरेटस। ओके, द गोल्जी मॉडिफाइज दीज मॉलिक्यूल्स ऑफन एडिंग शुगर चेन्स टू टर्न देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब इसको मॉडिफाई कर रहा है, उसमें शुगर ऐड कर रहा है जिससे ये आपका ये बन पाए। एक बार मैंने सही बोल दिया, दूसरी बार बोलूंगा तो फिर गलत बोल दूंगा। ठीक है, सॉर्ट्स देम बेस्ड ऑन देयर फाइनल डेस्टिनेशन, sorts them based on their final destination and packages them into clean vesicles to be delivered to other organelles or secreted entirely out of the cell, secreted basically। तो इसका काम क्या, बहुत सारा पढ़ लिया। इसका काम है प्रोटीन्स को रिसीव करना, उसको मॉडिफाई करना, शुगर्स को ऐड करना और इसको तैयार करना। अभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो जैसे यहां से शुरू हुआ, यहां आपका गोल्जी अपैरेटस है, फिर गोल्जी अपैरेटस से ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएगा। पूरा समझा दिया, समझ में आ गया। गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है भाई, इसका काम है रिसीव कर रहा है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको मॉडिफाई कर रहा है, शुगर को उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, शुगर को उसमें ऐड कर रहा है, उसी के साथ उसको सॉर्ट कर, अच्छा तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, ओके, ऑन देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, और उसको भेज रहा है, क्या कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, into clean vesicles to be delivered to other organelles or secreted entirely out of the cell। या तो सेल के बाहर कर रहा है या फिर आपके बाहर वाले जो भी ऑर्गेनेलीज है उनको भेज रहा है। तो रिसीव कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और बाहर भेज रहा है। एक बार फिर से, रिसीव कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बाहर भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बाहर भेज रहा है। दिस इज द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट लाइसोसोम्स। सर लाइसोसोम्स का क्या मतलब होता है, ऑफन रेफर टू एज ए सेलुलर क्लीनअप सिस्टम और रिसाइकलिंग क्लू। तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर कुछ गंदगी आती है, कुछ वेस्ट आता है, जिसको हम बायोलॉजी में एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स का क्या काम है सर, लाइसोसोम्स का काम होता है वेस्ट को एक्सक्रीट करना। मतलब जो भी वेस्ट आया, जैसे मैंने आपको बताया ना, मान लो 99% चीजें अच्छी है लेकिन 1% चीजें खराब है, तो उसको 1% को हटाएगा कौन, आपका सर लाइसोसोम हटाएगा। Lysosomes are specialized spherical vesicles filled to the brim with powerful digestive enzymes। इनमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और एक्सक्रीट भी कर रहे हैं। ओके ओके, देयर जॉब इज टू ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेलुलर पार्ट्स, डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग फॉरेन पैथोजेंस एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स। मतलब इनके 3 काम है। कौन कौन से 3 काम है सर, देयर जॉब इज टू ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेलुलर पार्ट्स। तो भाई पहला काम है ब्रेक डाउन करना, पहला काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, एंड ब्रेक डाउन के साथ साथ डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग फॉरेन पैथोजेंस, कि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, इन्वेड करना। इन्वेड करना का क्या मतलब होता है, कब्जा जमा लिया। इन्वेड, फॉरेनर्स इन्वेडेड इन इंडिया, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेड करना। सो लाइक बैक्टीरिया, इसको क्या करेगा सर, डिस्ट्रॉय करेगा। सो डिस्ट्रॉय ऑफ व्हाट, जो इन्वेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, आपका इन्वेड कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, और फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा सर, डाइजेस्ट करेगा। कौन, आपका लाइसोसोम। क्या करेगा सर, आपके फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो क्या 3 काम है, जो यहां पे थोड़ा मुश्किल लिखा था सर, 3 काम है, ब्रेक डाउन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है आपके इन्वेडिंग पार्टिकल्स को, एंड आपका डाइजेस्ट भी कर रहा है आपके पार्टिकल्स को। 3 काम है किसके, आपके लाइसोसोम्स के। ठीक है, करेक्ट है, मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। ओके, नोट, if a cell is critically damaged beyond repair, lysosomal membrane can burst intentionally, releasing enzymes into the cell to digest it from the inside out। इसलिए हम इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, एक बार आसानी से समझते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी करा है, एक बार आप वहां जाके भी देख सकते हो। इफ अ सेल इज क्रिटिकली डैमेज्ड, अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, क्रिटिकली डैमेज हो चुका है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, बियॉन्ड रिपेयर, मतलब मैं रिपेयर कर चुका हूं लेकिन रिपेयर करने के बाद भी उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लाइसोसोमिकल मेम्ब्रेन्स कैन बर्स्ट इंटेंशनली, तो वो अपने आप ही बर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? बर्स्ट हो जाएगी। रिलीजिंग एंजाइम्स इनटू द सेल, बर्स्ट हो गई तो एंजाइम सेल में चले गए, बर्स्ट हो गई एंजाइम्स का चले गए, सेल में चले गए, टू द सेल टू डाइजेस्ट इट फ्रॉम द इनसाइड आउट। तो भाई अब सेल, तो एंजाइम ने पूरा डाइजेस्ट कर लिया पूरे सेल को, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस रीजन दे आर समटाइम्स कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। इसको हम सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा मुश्किल लग सकता है लेकिन शायद मैंने समझाया तो आपको समझ गया होगा। तो लाइसोसोम्स सर सेलुलर क्लीनअप सिस्टम है और रीसाइक्लिंग। क्लीनअप का मतलब क्या होता है? साफ करना। साफ आप कैसे करोगे? कुछ चीजों को हटा के, और रिसाइक्लिंग क्रू, ठीक है, रिसाइकल भी कर रहा है। ओके, क्लियर है? ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, सर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? सर दिस इज बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर पावर किस चीज में रहती है? सर पावर हाउस है, पावर जनरेट कर रहा है किसके फॉर्म में? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वाइडली सेलिब्रेटेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने लिखा ना, क्या है सर? ये पावर हाउस है, पावर जनरेट कर रहा है। हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, मैं बोल रहा हूं एनर्जी चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो एनर्जी चाहिए। उसी हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज वाइडली सेलिब्रेटेड एज द पावर हाउस। तो सर पावर कौन जनरेट कर रहा है? सर पावर जनरेट कर रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन हो रहा है। मैंने कमेंट्स में पूछा था रेस्पिरेशन का मतलब क्या, मुझे सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया, बाकी ने बताया ही नहीं, ठीक है। A metabolic process that extracts energy from digested nutrients and converts it into a usable chemical currency called the adenosine triphosphate। सर क्या लिखा है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या? हमने ये तो पढ़ लिया। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपकी बेसिकली एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? यहां तक पहुंचे कैसे? समझते हैं सर, अच्छे से समझते हैं। ओके, a metabolic process, so widely celebrated as the powerhouse of the cell, mitochondria responsible for executing cellular respiration। अब एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स मिले उसमें से हमने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्या हुआ सर? हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। क्या मिले? हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, और उन न्यूट्रिएंट से हमने एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, या फिर हमने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। प्रोटीन था, प्रोटीन में सर न्यूट्रिएंट था, न्यूट्रिएंट में एनर्जी थी, हमने एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू अ यूजेबल केमिकल करेंसी। और हमने उसको कन्वर्ट किस में कर लिया? केमिकल करेंसी में, जिससे हमारी एनर्जी बनी, जिसको मैंने बोला एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मेरा न्यूट्रिएंट था, क्या था? मेरा न्यूट्रिएंट था, करेक्ट। इस न्यूट्रिएंट को बेसिकली, ये जो मेरा न्यूट्रिएंट था, इसमें से मैंने क्या किया? इसमें से मैंने जो मेरा डाइजेस्टिव था ना, ये न्यूट्रिएंट मेरा डाइजेस्टिव था, ये मेरा डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट था। इसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया एनर्जी, और फिर मैंने उसको कन्वर्ट किया यूजेबल केमिकल करेंसी में, ठीक है। और उस केमिकल का नाम क्या हुआ सर? आपका एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो पावर हाउस है, उसके अंदर एटीपी है। एटीपी का क्या मतलब होता है? मैंने बता दिया। एटीपी बनी कैसे सर? मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है सर? सेलुलर रेस्पिरेशन का ये मतलब आप मुझे बताओगे। एटीपी मैंने बता दिया, कुछ भी तो आप बताओगे, कुछ भी नहीं, कुछ तो आप मुझे बताओगे। ये रहा सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सर आपका डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये चीज अपनी दिमाग में रख लेना। सर राइबोसोम है, क्रिस्टाई है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है सर यहां पर। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है। Unique features, so mitochondria have a distinct double membrane structure. The inner layer is folded into deep wrinkles cristae, okay,
to maximize the surface area available for energy generating chemical reactions. Uniquely, they possess their own independent loop of DNA and their own ribosome, suggesting they evolved from an ancient free living prokaryotes that was swallowed by early eukaryotic cell. इतनी सारी चीजें लिख दी, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर सर आपके क्रिस्टाई है, ये बेसिकली आपके फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली आपके माइटोकॉन्ड्रिया का आपका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो आपको जो केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस अगर अच्छे से हो गए तो सर चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो क्रिस्टाई क्या है, आपके ऐसे ऐसे सर आपके ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाएगा। दे हैव देयर ओन डीएनए, डीएनए का मैंने मतलब बता दिया था, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनके पास इनका खुद का राइबोसोम है, खुद का राइबोसोम है, उसी के साथ साथ एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ये सब फीचर्स देख के लगता है कि ये एक एंशिएंट सेल था। क्या था? एक आपका एंशिएंट सेल था या एक आपका एक एंशिएंट सेल ऑर्गेनेली था। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है एंड देयर ओन राइबोसोम सजेस्टिंग दे इवॉल्व फ्रॉम अ एंशिएंट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। तो ये कहां से उत्पन्न हुए? आपके प्रोकैरियोट से, लिविंग प्रोकैरियोट से, दैट वर स्वॉलोड बाय अर्ली यूकैरियोट। तो भाई प्रोकैरियोट स्वॉलोड किसने किया? आपके यूकैरियोट में। द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, क्लियर है? इतना सब एग्जाम में नहीं आता, इजी इजी क्वेश्चंस बनेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, ओके। प्लांट स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज, प्लास्टिड्स। अब ये हम ना थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि अब ये इजी चीज है, अब इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन पिगमेंट एंड फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेली। प्लास्टिड क्या है? फटाफट सर, एक डबल मेम्ब्रेन पिगमेंट है। अब सर मेम्ब्रेन का मतलब तो अब मैं नहीं बताऊंगा, मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक आउटर लेयर है, ठीक है, एंड फूड स्टोरिंग, और क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? फूड को स्टोर कर रहा है। फाउंड स्ट्रिक्टली इन प्लांट्स एंड एल्गीज। कहां पाया जा रहा है सर? प्लांट्स में और एल्गी में ही पाया जा रहा है। दे डिफरेंशिएट इनटू 3 मेजर वेराइटीज बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब होता है सर? सर क्लोरोप्लास्ट है सर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका होता है क्लोरोफिल। क्या होता है सर? आपका क्लोरोफिल है ना। अब ये आपका जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है और इसी कारण से प्लांट को ग्रीन कलर मिला, इसी कारण से आपके प्लांट को ग्रीन कलर मिला। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है? दीज कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। बता दिया सर, बिना देखे बता दिया। दे ट्रैप रेडियंट सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो सर ये ट्रैप कर रहे हैं आपकी सोलर एनर्जी को, और उसको किस में कर रहे हैं सर? एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, जिसको मैं बोलता हूं ग्लूकोज, वाया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या काम है? अपना खुद का खाना बनाना बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, इसको हमने डिफिकल्ट लैंग्वेज में क्या बोला या अच्छी लैंग्वेज में क्या बोला? ट्रैप रेडियंट सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं सर? केमिकल एनर्जी में कर रहे हैं। वाया फोटोसिंथेसिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये अपना डीएनए और राइबोसोम को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है सर? क्रोमोप्लास्ट बड़ी सिंपल सी बात है, जो ग्रीन कलर के अलावा जो पिगमेंट है जो प्लांट को दूसरे कलर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रोमोप्लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? जो व्हाइट कलर आपका प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? व्हाइट कलर, या फिर आपका ये कलरलेस है। तो ग्रीन कलर क्या है? क्लोरोफिल। ठीक है, और वो क्या है सर? आपका क्लोरोप्लास्ट में है। सर क्रोमोप्लास्ट क्या है? अदर देन ग्रीन, जो आपका येलो होगा, और ये आपके पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तीसरा क्या है सर? आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या मतलब है? इट इज नॉट ग्रीन, नॉट अदर देन ग्रीन, इट इज अ व्हाइट कलर या फिर कलरलेस पिगमेंट। ठीक है, क्लियर है? यही सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने सब समझा दिया। ठीक है, राइबोसोम्स known as the protein factories of the cell. They read molecular instructions, mRNA, copied from the DNA and assemble amino acids in the precise order needed to construct proteins. Okay, ribosomes are unique. अब राइबोसोम का क्या काम है भाई? ये प्रोटीन बना रहा है। क्या कर रहा है सर? ये आपके प्रोटीन को बना रहा है। ठीक है, आसान टॉपिक है।
known as the protein factories of the cell. They read molecular instruction. जो molecular instruction उसको क्या कर रहा है, read कर रहा है, ठीक है, copied from the DNA and assemble amino acids in the precise order. तो वो read कर रहा है आपके molecular instruction को, copied, और वो कहां से कॉपीड है, इट इज कॉपीड फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉपीड फ्रॉम वेयर, इट इज कॉपीड फ्रॉम द डीएनए एंड असेंबल कर रहा है, एंड असेंबल कर रहा है अमीनो एसिड्स को इन द प्रिसाइज ऑर्डर. अमीनो एसिड्स को प्रिसाइज ऑर्डर में क्या कर रहा है सर, आपका बेसिकली असेंबल कर रहा है, नीडेड टू कंस्ट्रक्ट प्रोटीन्स. राइबोसोम्स आर यूनिक बिकॉज दे आर नॉट रैप्ड इन अ लिपिड मेम्ब्रेन. ये लिपिड मेम्ब्रेन में ट्रैप नहीं होते हैं, मीनिंग दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड बोथ यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में मुझे एक बार आप लोग प्लीज डिफरेंशिएशन बता देना, ठीक है. ओके, नेक्स्ट अप, वैक्यूल्स. वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन सैक्स यूज्ड फॉर स्टोरेज. वैक्यूल का क्या काम है सर, स्टोरेज का काम है. क्या काम है सर वैक्यूल्स का काम, सर वैक्यूल्स का काम है स्टोरेज करना. क्या काम है सर, स्टोरेज करना. वाइल एनिमल सेल्स में फीचर स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स, प्लांट सेल फीचर अ मैसिव परमानेंट सेंट्रल वैक्यूल. तो यहां पर जो एनिमल सेल है उसके पास सर छोटा वैक्यूल होगा, मतलब छोटी स्टोरेज होगी, एंड टेम्पररी होगा. जो प्लांट सेल है उसके पास मैसिव और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्या होगी सर, आपकी वैक्यूल्स होगी, मतलब सर आपका स्टोरेज सपोर्ट होगा, ठीक है. 90% ऑफ द जगह आपके प्लांट सेल में कौन ले लेता है सर, आपका वैक्यूल ले लेता है. दिस सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर, वाटर को स्टोर कर रहा है, एसेंशियल मिनरल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट. बाय रिमेनिंग कंप्लीटली फिल्ड विथ फ्लूइड इट एक्सर्ट्स टुगर प्रेशर आउटवर्ड्स अगेंस्ट द सेल वॉल. कोई दिक्कत की बात नहीं है. मेन चीज क्या बोली सर हमने, आसान भाषा में क्या बोला सर, हमने बोला ये ऑर्गेनली स्टोरेज एंड सपोर्ट के लिए काम करती है, ठीक है. नेक्स्ट अप, ओके, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू इस, यहां पे ना मैं प्लीज कंटेंट नहीं पढ़ रहा, यहां पे बस मैं एक डायग्राम आपको समझाऊंगा, कंटेंट आप अपने हिसाब से पढ़ लेना. हर जो एक सेल है वो कैसे बना सर, ये आपके एक सेल से बना, उसके बाद सर ये आपके दो सेल में डिवाइड हो गया. दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ माइटोसिस. दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ माइटोसिस कि सर एक सेल है और वो अपने आप डिवाइड हुआ और वो दो आपके डॉटर सेल्स में बना. एक बार फिर से, माइटोसिस इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल. तो एक सेल से जब हमने जेनेटिकली दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट सर आपका, दैट इज आपका माइटोसिस. अ सिंगल बायोलॉजिकल पेरेंट सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए. अपने डीएनए को क्या किया सर, रेप्लिकेट किया. क्या किया, रेप्लिकेट किया, एंड डिवाइड एक्जैक्टली वंस. दिस यील्ड्स टू डॉटर सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. ओके, क्लियर है, पर्पस आप देख लेना. नेक्स्ट अप, मियोसिस. सर मियोसिस बड़ा सिंपल सा है. मियोसिस एक है, दो बने, फिर दो से बेसिकली चार बने. मियोसिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, सो जस्ट वन सजेशन, मियोसिस वाली वीडियो पे जाके ये वाला चेक करना. अभी समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. मियोसिस का क्या मतलब है सर, एक बना, उससे सर दो बना, और फिर सर दो से आपका बेसिकली सर चार बना. तो सर हमने एक से स्टार्ट किया था और हमने सर चार पे खत्म किया. दिस इज द मीनिंग ऑफ आपका मियोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस जो सेपरेट लेक्चर बनाए वहां पे जाके देखना, अभी समझाने में बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ओके, ऑकर्स एक्सक्लूसिवली विद इन स्पेशलाइज्ड. ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये हम अभी कवर नहीं करेंगे. आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया सर, एक से दो बने और सर दो से आपके चार बने, ठीक है. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर. ओके, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी सर बड़ी सिंपल सी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर और वन सेल. हर या तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल यूनिट. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ. करेक्ट है सर, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, सेल नहीं होता तो टिश्यू नहीं होता, टिश्यू नहीं होता तो ऑर्गन्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होता. एंड बायोजेनेसिस, ऑल न्यू सेल अराइज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल था, उसने डिवाइड किया, फिर आपके नए सेल्स बन गए, ठीक है. लिविंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर डिवीजन. सेल्स डू नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स, ठीक है. सर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, और एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उससे आपके बाकी के सेल्स बने, ठीक है. ओके सर, क्लियर. ओके, तो सर द वन शॉट इज डन, द वन शॉट इज क्लियर. बस एक टॉपिक जाके देखना, माइटोसिस और मियोसिस वाला. बाकी आई होप आपको पसंद आया होगा. ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स देखने तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो.
इसी के साथ साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, वैदिक, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स, ये सारे टॉप कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।